नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत की सबसे महत्वपूर्ण बात कि सत्य सनातन धर्म का पहला साल कल शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हो रहा है। कल 2 अप्रैल 2022 को जो अंग्रेजी कैलेंडर है उससे हमारा नया वर्ष शुरू होगा। चैत का पहला महीना, हमारे हिंदी का महीना होता है चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। तो आज फाल्गुन की अंतिम तिथि है और कल चैत से शुभारंभ होगा। हिंदू सत्य सनातन धर्म के पहले महीने की शुरुआत कैसे होती है और कितना पवित्र है, प्रकृति भी कितना साथ और योगदान देती है, उसको जानिए। इसी महीने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम का जन्म हुआ था, चैत नवमी को। ये जो महीना है वो हर तरफ खुशबू बिखेरती, फूल है, लहलहाती फसलें हैं, शानदार मौसम है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंडी है, और हर घर अनाज से भरा हुआ होता है। ये एक ऐसा मौसम है जिसमें कहीं कोई बीमारी उमारी जैसी कोई चीज नहीं होती। वहीं अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर ईसा मसीह के जन्मदिन पर जो बदला जाता है उस कैलेंडर की देखें तो 1 जनवरी को ठिठुरन बड़ी सर्द होती है। अगर आप कम कपड़े में बाहर निकल जाएंगे तो आपको ठंड से मरना ही है। कोई कोई फसल होती है, कोई नहीं होता है, और भूखमरी और दरिद्री आम घरों में होती है। जो गरीब लोग हैं, जो आम तबका है, जिसकी संख्या भारत में ज्यादा है, लेकिन फिर भी चूंकि अंग्रेजों की मानसिक गुलामी से हम अभी मुक्त नहीं हुए हैं, इसीलिए हम हैप्पी बर्थडे अंग्रेजी कैलेंडर से मनाते हैं, चूंकि हमारे अपने कैलेंडर से हमको ज्ञान ही नहीं है। तो सत्य सनातन का जय जयकार कीजिए और सत्य सनातन के पावन तिथि का अंगीकार कीजिए और कल से नए साल का पहले दिन का शुभारंभ कीजिए। आप सबों को नूतन वर्ष विक्रम संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कि भारत महान में 1952 से जब हम लोकतंत्र के माध्यम से अपनी सरकार अपने लिए, अपने के द्वारा और अपने शर्तों पर अपने मताधिकार से चुनने की प्रक्रिया जब से चालू की है, तब से आज तक 70, 72, 74 साल हो गए। हम आजादी की अमृत महोत्सव मतलब 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। मतलब हम 75 वर्ष के लोकतंत्र हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें अभी लोकतंत्र के शैशव अवस्था में भी नहीं पहुंचे हैं। हमें लोकतंत्र के लोक वैल्यू और लोकाचार का सही मायने में ज्ञान नहीं है। आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र की मिली इस आजादी में, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, हम उसको किस तरह से अपनी बेहुदगी, बेहयाई और बेमतलब के उल जुल मांगों को सड़कों पर ले आ करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसी में से एक मुद्दा यह है कि क्या इस देश में कभी कोई ऐसी सरकारें आएंगी जो देश के आम नागरिक, आम जनों के हितों की रक्षा करेगी और आम जन के हितों की बात करेगी। मैं 200 यूनिट फ्री और 5 किलो चावल मुफ्त में देने को आम जन का बेहतरी में की तरफ लिया गया फैसला नहीं मानता। वो इंसान को नपुंसक, इंसान को विकलांग और इंसान को कामचोर बनाने का जरिया है। अगर आप किसी के ऊपर गुलामी थोपना चाहते हैं, किसी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको मुफ्तखोर बनाइए। क्योंकि जब वो मुफ्तखोर होगा तभी श्रम नहीं करेगा, परिश्रम से भागेगा, और जब वो बिल्कुल लापरवाह हो जाएगा, आलस्य उसमें कूट कूट के भर जाएगी, तो फिर अब आप उसे दिया हुआ अनाज बोटी समझ के फेंकिए, वो आपके लिए भों भों करेगा। हमारी सरकारें यही कर रही हैं। कोई कर हम 200 बिजली माफ करेंगे, कोई कर आपकी पुरानी कर्जे माफ करेंगे, कोई कर है कोई बात नहीं, आपको कोरोना ने घेरा है, कोरोना से आपका रोजगार व्यवसाय खत्म हो गया है, हम आपको मुफ्त में अनाज देंगे। लेकिन कोई सरकार ये नहीं बताती कि मुफ्त में अनाज अपने पिताजी के पैसे से दे रहे हो या जो घर की मिल्कियत है उसमें से दे रहे हो, वो कोई नहीं बताया। क्योंकि हमारे ही करदाताओं के कर से इकट्ठा हुए पैसे से हमको दिया जाता है और एहसान बघाड़ी जाती है कि जी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ।
मैं आज इस मुद्दे पर भी बात नहीं कर रहा। मेरा याद मुद्दा है कि कभी कोई सरकारें आम जन के बेहतरी या आम जन के हितों की बात क्यों नहीं करती। हमारे देश में धन पशुओं के हितों की रक्षा करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, वो चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, जिसमें देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिसको लीड कर रहे हैं, और उनके राष्ट्रभक्ति पर मैं रत्ती भर भी संदेह नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी पिछले कार्यकाल में औद्योगिक घरानों का टैक्स को 30% से घटा करके 22% कर दिया था। मतलब जो उनको टैक्स 30% देना होता था उसको 22% दे दिया, ताकि धन पशुओं का धन संग्रह और धन संचय करने में और ज्यादा बढ़ोतरी और आसान हो। कहीं कोई विरोध का आवाज नहीं उठा, कहीं कोई इस पर धरना प्रदर्शन और ट्विटर वार भी नहीं हुआ। ये आया और समाचारी एक ससरी नगर से चली गई। लेकिन वही नरेंद्र मोदी की देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ईपीएफ के ब्याज पर मिलने वाले आमदनी पर टैक्स लगा दी। मतलब आम गरीब आदमी जो पीएफ में पैसा जमा करता है वो पहले से ही टैक्स से कट करके जाता है, पहले जान लीजिए। ईपीएफ आपका करता है जो आप नौकरी करते हैं किसी कारखाने में, जो प्राइवेट संस्था हो, निजी संस्थान हो, क्योंकि जो सरकारी संस्थान हो उसमें तो जीपीएफ होता है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। ये होता है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ये भारत वर्ष में है। ईपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत कवर की जाती है एक्सेप्टेड कंपनी और अनएक्सेप्टेड कंपनी। और कुछ ईपीएफ ट्रस्ट के माध्यम से ईपीएफ संचालन होता है, जिसका पेंशन का पैसा तो संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में जमा किया जाता है, और पीएफ और पेंशन का पैसा, पीएफ और बाकी का पैसा वो अपने ट्रस्ट में रखते हैं। जिस दिन कर्मचारी रिटायर होता है वो उसको जोड़ उड़ करके दे देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी करती हैं, वो सोचते हैं कि 24% पैसा हम सरकार में देंगे, उससे बढ़िया उससे हम खुद का व्यवसाय करेंगे, अपने बिजनेस में बढ़ाएंगे, उससे इंटरेस्ट कमाएंगे और वही इंटरेस्ट उसको देंगे। उससे कर्मचारी के आमदनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे ट्रस्ट में रहे या वो रहे। मॉनिटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और उसका एक नियामक है जिसको हम ईपीएफओ कहते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि आयोग, भविष्य निधि कार्यालय। उनमें जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह पर टैक्स लगता है। अगर आपका टैक्सेबल सैलरी है तो उस पर पहले से ही टैक्स लग करके आपको सैलरी मिलती है। तो जब टैक्स लग करके सैलरी मिलती है और वो एक बार आपको आमदनी पर टैक्स दे चुके हैं, तो वो जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में उस पर फिर से टैक्स देने की बाध्यता क्यों? चूंकि क्या है कि सरकारों के पास मजबूरी है। सरकार उद्योगपतियों का उद्योग धंधा बढ़ाने, फलने फूलने के वो सारे उपाय करती है जिससे उद्योगपति मजबूत हो, क्योंकि उद्योगपति ही सरकार चलाने के लिए, राजनीतिक दल चलाने के लिए अंडर टेबल और ओपन द टेबल चंदा देता है। मतलब 5 लाख रुपया वो चेक से पेमेंट करता है ओपन राजनीतिक दल को, और 50 लाख रुपया अंदर खाने देता है राजनीतिक दल को कि आप खुश रहिए और हमको खुश रखिए। गिव एंड टेक का बात है। लेकिन आम गरीब लोग किसी राजनीतिक दल को चंदा नहीं देते क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है, तो राजनीतिक दल को लोग उनके विषय में सोचते ही नहीं है। मित्रों, हमारे देश में आम जन को लूट की छूट सरकारें दे रखी हैं। वो कभी किसी के अनैतिक व्यवसाय और अनैतिक लूट पर कभी कोई ना तो नियामक बनाई है, ना ही नियंत्रण का फैसला किया है। उसका एक सीधा साधा और छोटी छोटी 2 बातें बता दूंगा, क्योंकि वीडियो मैं लंबा नहीं कर रहा हूं। कई आदमी का कंप्लेंट है कि 1 GB डाटा मुफ्त में मिलता है और आपका वीडियो जब शुरू होता है तो जब तक आप वंदे मातरम नहीं बोल देते तब तक हटने का मन नहीं करता है। आपका यही वीडियो देखने में डाटा खत्म हो जाता है। तो हमें अपने लोगों को, अपने आशीर्वाद देने वाले लोगों को और हौसला बढ़ाने वाले लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो छोटा करते हैं। मित्रों, देश में अब 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा चलन में नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि आरबीआई ने इसको ऑफिशियली डिमोनेटाइज कर दिया है या नहीं किया है, या असंबद्ध घोषित कर दिया, मुझे इसकी जानकारी है। लेकिन अब आप प्रचलन में 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा कहीं नहीं है। हमने तो वर्षों हो गया देखे, जब हम बच्चे हुआ करते थे 2 साल 4 साल के,
तो 1 पैसा 2 पैसा ही स्कूल जाते वक्त हम लोगों को मिलता था, क्योंकि उतने मेले में चुस आ जाता था। ज्यादा से ज्यादा 5 पैसा मिलता था। अब वो 2 पैसा 1 पैसा 5 पैसा रहा नहीं। लेकिन आप जब सुनेंगे ना कि आज पेट्रोल के दाम बढ़ाया 103 रुपये 2 पैसा, अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जब 2 पैसा प्रचलन में नहीं है तो हमको 1 लीटर तेल लेना होगा तो हम 1 रुपये 2 पैसा लाएंगे कहां से? दिल्ली में तो 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्का भी दुकान वाला नहीं लेता। हालांकि 25 और 50 पैसे का सिक्का सरकार ने बंद नहीं किया है, बंगाल वगैरह में चलता है। क्योंकि मैं कलकत्ता गया था तो वहां पर ये सिक्के प्रचलन में थे, आम तौर पर दुकानों पर लेन देन में काम चल रहा था। लेकिन वो दिल्ली में नहीं चला। जो 10-20 सिक्के बच गए थे वो दिल्ली में बेकार हो गए हमारे लिए, कोई दुकान वाला नहीं लिया। खैर दिल्ली तो वाहिद जगह ही है। खैर तो सरकार ने क्या सोच करके 103 रुपया 2 पैसा 64 रुपये 12 पैसा 7 रुपये 3 पैसा करके दाम बढ़ाती है पेट्रोलियम पदार्थों की, ये समझ में नहीं आता है। जैसे आज का सिलेंडर मेरे ख्याल से 899 रुपया 99 पैसा कुछ ऐसा ही है, या 95 पैसा है। अब सिलेंडर वाले को तो हम सीधे 900 रुपया देते हैं, तो जो 5-5, 7-7, 10-10 पैसा सिलेंडर वाले के पास एक्स्ट्रा चला जाता है, उसका कोई और छोर कोई काउंटिंग है? जब सरकार को पता है कि आदमी के पास 95 पैसा नहीं होगा तो वो सीधे ही या तो 900 रुपया कर दे, क्योंकि हमारे खाते से तो 900 ही जाता है, और वो जो सरकार में जाएगा वो राजस्व के माध्यम से सरकार के खाते में जाएगी। वो डिलीवरी बॉय के यहाँ 2 पैसा 10 पैसा बचने से क्या फायदा? वही हाल पेट्रोल पंप का है। मजबूरी में हम कहते हैं कि 200 का डाल दो ये, तो वो 1 लीटर ही डालता है, आपसे 200 रुपया चार्ज कर लेता है। तो इन सब चीजों को सरकार मॉनिटर नहीं करती, ना ही उस पर सोचती है। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा हमने बनाया नहीं, ना हमने राजनीति वालों ने बनने दिया। क्योंकि आज के तारीख में मुद्दा तो ये है कि आप स्वर्ण हैं या दलित हैं, आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, आपने कश्मीर फाइल देखी या नहीं देखी। नहीं देखी तो इसका मानिए आप हिंदू विरोधी हैं, और अगर देख करके तोड़ फोड़ नहीं किए मतलब आप हिंदू विरोधी हैं। मतलब आजकल यही पैमाना रह गया है। मित्रों, भारत में उद्योगपतियों को कुछ भी करने की छूट है। जैसे मान लीजिए कि कोई आलू भुजिया का, चिप्स का या और चीज का पैकेट है, पहले वो 100 ग्राम का होता था, अब वो 87 ग्राम का हो गया। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि 87 ग्राम किस बाट से तोड़ करके दिया है। अब आप कहेंगे कि यार 12-13 ग्राम कम होने से क्या होगा, 2 पीस कम होगी। आपको पता है वो हजारों पैकेट एक दिन में बिकता है। मतलब अगर 2-2 पीस है, मतलब 2000 चिप्स बना। 2000 चिप्स का मतलब 100, 200, 500 हजार नहीं, लाखों पैकेट बन गए। जो एक पैकेट आप 100 रुपया 50 रुपये का लेते हैं, उसी 50 रुपये में आप 2 पीस कम ले रहे हैं, तो 2 पीस का मतलब 100 रुपया का, और 100-200 बंडल बिक गया ना, तो वो कंपनी को सीधा सीधा फायदा होगा। चूंकि ये कानून में इस तरह की चीटिंग पर कोई बहुत बड़ा रोक या किसी इस पर कोई चीज नहीं लगाई जाती, इसलिए कंपनियां बेधड़क ये कर रही हैं। हमने कभी कहा ही नहीं कि भाई जब तेल का सीसी 1 लीटर 1000 ml का होता है तो ये 950 में कौन सा लीटर आता है, 887 में कौन सा लीटर आता है। जब चीनी का पैकेट 1 किलो का 1000 ग्राम का होता है तो उसको 930 ग्राम करने में कौन सा किलो आ जाता है। हम तो कहते हैं ना 1 किलो नमक देना, तो 1 किलो नमक देता है 987 ग्राम, उस पर लिखा हुआ है। ऐसे जो 13-13, 14-14 ग्राम अगर नमक एक पैकेट में आता है तो आप कहेंगे यार ये क्या फर्क पड़ा, परिवार तुम भी यार बकवास करने लगे। फर्क पड़ता है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग साबुन को अंतिम दिन तक निचोड़ करके नहाते हैं। जब तक वो हाथ में टूट के गिर नहीं जाता तब तक नहाते हैं, और जब टुकड़ा होकर के गिर जाता है तो उसको पैखाना करने के बाद हाथ धोने के काम लाते हैं। मतलब हम पाई वसूलते हैं, क्योंकि हमारा मेहनत का पैसा लगा हुआ है। सरकारें हमारी भलाई की बात करती है, कोई भी सरकार सार्वजनिक मंचों पर कभी नहीं करती कि मैं धन पशुओं के हितों की रक्षा करूंगा, धन पशुओं के कल्याण के लिए काम करूंगा। वो सारा काम गरीब और आम जन के कल्याण की बात होती है। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो वो धन पशुओं की हितों की रक्षा की जाती है। उनको बैंक लूट के की छूट है, उनको बैंक लूट करके विदेश भाग जाने की छूट है, उनको बैंक में अनाप शनाप शर्तों पर पैसा ले लेने की छूट है। लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल खरीदने जाएंगे तो जितना रुपए का मोटरसाइकिल है उसे डबल कागज मांग देगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा या बैंक जाना बंद कर देंगे। लेकिन वही आप 10,000 करोड़ मांगिएगा तो बैंक वाला कहेगा आप कहीं आए महाराज, मैं अपने घर आ जाता हूँ, रुपया अटैची में लेते हुए आ जाऊंगा, आप आइए मत।
इन सब चीजों को जब तक हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक हम इसी तरह से लूटते पिसते रहेंगे। और राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए सबसे पहले राजनीतिक दलों के साजिश को समझना पड़ेगा कि क्या हम एक फिल्म देख करके अपने उबाल में आ जाए और जो हमारे साथ घात हो रहा है हम उस पर चुपचाप रहे, इग्नोर करते रहे, सी एंड गो। इन विषयों पर आप सबको विचार करना पड़ेगा। आज कंपनियां हर वो काम कर रही है जिससे हमारा लूट हो, हमको नुकसान पहुंचाया जाए। वो कस्टमर हमको कष्ट करके मारने वाला योजना कर रहा है और हम खुश हैं, खिलखिला रहे हैं, हम इसका प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं। अंतिम बात आपसे कहूंगा कि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सरकार जब आई माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने वो जो उद्योगपतियों का टैक्स 30% था उसको 22% कर दिया, क्योंकि वो उससे उनको व्यवसाय करने में 8% बचेगी तो वो देश में उद्योग धंधा बढ़ेगा। उद्योग धंधा तो खैर कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन 8% उद्योगों की कमाई हो गई। और उसकी भरपाई के लिए सरकार ने क्या करा कि जो गरीब लोग मेहनत करके अपने ईपीएफ में पैसा जमा करते हैं उसके ब्याज पर टैक्स लगा दिया, मतलब आप पर टैक्स लगा। एक बात अंतिम बार आपसे कहूंगा, आपको हंसे बगैर नहीं रह पाएंगे। अपने देश में सबसे हाईएस्ट जो टैक्स का स्लैब है वो है 30% इंडिविजुअल आमदनी में। अगर आप उद्योग से कमा रहे हैं तो 22% है। इंडिविजुअल अगर आपका आमदनी है 10, 20, 50 लाख करोड़ रुपया तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप गरीब मजदूर हैं और आपके पीएफ में 5,000 रुपये जमा है और आप पीएफ निकलवाने जा रहे हैं तो आपको 38% टैक्स देना पड़ेगा। ये हालांकि वर्तमान सरकार ने नहीं किया, ये पी चिदम्बरम का किया हुआ कानून है, लेकिन वर्तमान सरकार भी तो 8 साल से है। गरीबों के भले की बात करके आई थी, तो वर्तमान सरकार को भी इस विषय पर विचार करना पड़ेगा कि भाई जो पी चिदम्बरम ने गरीबों के लूट का योजना किया था, इसी वजह से तो जनता ने उनको ठुकरा दिया। अब हमको भाई, हम सहिष्णु लोग हैं तो क्यों न अपने लोगों का फायदा पहुंचा और कहे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि रतन टाटा 30% टैक्स देगा और राकेश परमार 38% टैक्स देगा। लेकिन हम इस विषय को इग्नोर करते, हम इस पर बादर नहीं करते, क्योंकि हमको इस पर सोचने का छूट ही नहीं है। क्योंकि हम तो फिल्म देख रहे हैं, हमको फिल्म दी गई है कि देखा खून सड़ा चावल खिला रहा है और हम उसी पर मस्त हैं। हमको अपना खून अपने खा रहे हैं, इस पर मस्त नहीं है। ध्यान रखिएगा, गैस का सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर का हो गया है। पेट्रोल ने शतक मार दिया है, डीजल मारने वाला है। और कुछ दिनों में हम जैसे गरीब लोग जो सीएनजी की वजह से गाड़ी चलाते हैं वो भी अब शतक वीर हो जाएंगे। मतलब बाबा आपका सीएनजी पर चलना भी सम्मान का विषय है, क्योंकि 100 रुपये में आप भी 1 किलो भरवाएंगे और वो 100 रुपये में तेल भरवाएगा। इस सब चीजें ना हो, इसलिए आप वस्तु स्थिति को समझिए और किस विषय को मुद्दा बनाना चाहिए और किस विषय पर विरोध करना चाहिए, इस बात को जानिए। तभी जाकर के उद्योगपतियों के लूट की छूट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप बिखरे हुए हैं। कोई दलित में, कोई सोलह में, कोई यूपी में, कोई बिहार में, कोई तमिल का है, कोई कर्नाटक का है, और नेता आपको बांटने में और मदद कर रहे हैं। इस बात की जिस दिन आपको समझ आ जाएगी उसी दिन आप सशक्त और मजबूत हो जाएंगे और सरकारें आपके विषय में सोचने लगेगी। तब तक मेरे प्रणाम स्वीकार करें और समझने की शक्ति उत्पन्न करें। जय हिंद, वंदे मातरम।